रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 28 लेके आऊँ दोस्तों, जो डेली आपको रात 8 बजे मिलती है दोस्तों। इसमें मैं आपके हिंदी का मॉक टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में प्राप्त होगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उससे ज्वाइन होकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों और योजक द्वारा जोड़े गए हों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? तो दोस्तों जब बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाए और उसमें जो साहित्य की रचना होने लगे तो उसे उपभाषा बोलते हैं। क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर ना व्यंजन में होती है उन्हें अयोगवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवा। अयोगवा की संख्या दोस्तों कितनी है? 2 है दोस्तों। कौन सा है? एक अंग और एक आहा, ये 2 अयोगवा कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने? 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा दोस्तों ये हमारे 5 प्रकार के, कितने? 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है दोस्तों। कितनी? 25 होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिनको 5 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। कितने? 5 वर्गों में बांटा गया दोस्तों, जिसके प्रत्येक में जो है 5-5 होते हैं दोस्तों, तभी कितने हमारे 25 स्वर व्यंजन हो जाते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ए का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ प्लस तालु मिलकर कंठ तालव्य भी बनता है दोस्तों। यानी जब ए हम बोलेंगे तो कंठ और तालु दोनों से मिलकर बनता है, तो इन्हें कंठ तालव्य कहा गया है। क्या कहा गया? कंठ तालव्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी किस स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है दोस्तों? तो दोस्तों वह हमारा प्लुप्त स्वर कहलाता है। कौन सा? देखो पहले हमारा हर्ष स्वर होता है। कौन सा? हर्ष स्वर, जिनकी संख्या 4 होती है। फिर हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से? दीर्घ स्वर, जिनकी संख्या 7 होती है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा प्लुप्त स्वर। कौन सा? प्लुप्त स्वर, इसकी संख्या 1 होती है। साथ ही दोस्तों इसका जो उच्चारण बहुत लंबे समय तो कैसे? जैसे इसमें आता है ओम। क्या आता है? ओम। तो हम कैसे बोले? ओम। यानी इसका उच्चारण क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी 3 गुना समय लगे। कैसा लगे? 3 गुना समय, तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य? तो तालव्य में दोस्तों तालु में हमारा चा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? चा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? चा वर्ग में हमारा तालव्य में आता है दोस्तों। तो चा, छा, जा, झा, तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों। कौन सा? बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गा जो हमारा कंठ में आता है, कहाँ में आता है? कंठ में आता है दोस्तों। कहाँ में? कंठ में आता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? तो भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई है दोस्तों वह हमारी वर्ण कहलाती। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ऑप्शन वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। कितनी? 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो अगर 16 मात्राएं तो उसे हम क्या कहेंगे? चौपाई कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। समात्रिक, अर्धसमात्रिक और मात्रिक छंद, 3 प्रकार के छंद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? कौन सा जो है वर्णिक छंद है दोस्तों? तो जो सवैया है दोस्तों। कौन सा? सवैया। यह जो है वाणिक छंद होता है। और दोहा जो है दोस्तों रोला का उल्टा होता है। दोहा सोठा।
छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यदि आप छंद पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई विराम आता है उसे यति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यति बोलेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छप्पे किस प्रकार का छंद है? छप्पे जो है किस प्रकार का छंद है दोस्तों? तो ये विषम छंद है दोस्तों। कैसा? विषम छंद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो ये कुंडलिया का दोस्तों। किसका? कुंडलिया का। कुंडलिया का जो है प्रथम और अंतिम शब्द हमेशा आपको एक से मिलेगा। यही कुंडलिया क्या है? पहचान है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो उपमेय में कल्पित जो उपमान की संभावना होती है दोस्तों उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपमान और उपमेय का अवेद क्या कहलाता है? तो उपमान और उपमेय का जो अवेद होता है दोस्तों, ये रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मुख्य रूप से समास जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी वाला दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्योंकि क्रिया अभी हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने वेद होते हैं? अगर रचना की दृष्टि से दोस्तों क्रिया के वेद देखे जाए दोस्तों तो 2 वेद होते हैं। कितने? 2 वेद होते हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो इस वक्त में जो है पहली क्रिया हमारी पूर्णकालिक दोस्तों। क्या? पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे वह आते ही सो गया, वह आते ही सो गया, तो पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगा। विशेष क्या है? विशेष क्या है दोस्तों? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, क्या? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सर्वनाम कितने? 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी को राइट आंसर लगाएंगे। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो दोस्तों हमारे टोटल 11 सर्वनाम है। हिंदी में टोटल हमारे कितने? 11 सर्वनाम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं? इनमें से जो है कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, ये हमारे समूहवाचक ये संज्ञा के प्रकार है, लेकिन देशवाचक ये कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्ताओं को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा के साथ आने वाले व्यक्तियों को जो है विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो रूढ़ शब्द भी होते हैं जिसके खंड ना हो सके। जैसे दिन, अगर हम दिन शब्द के खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आंख का भी कोई अर्थ नहीं है। विज्ञान, तो बी प्लस ज्ञान दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है। घोड़ा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो विज्ञान हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश दोस्तों हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।